दुनिया बदल गई है। हर कोई उस आखिरी जानवर में बदल जाता है जिसे उसने खाया था। कुछ लोगों ने पूरा का पूरा ब्लैक मांबा निगल लिया और रातों रात ब्लैक ड्रैगन बन गए, जिनकी लड़ने की ताकत बेहिसाब थी। दूसरों ने बीफ नूडल्स खाए और एक बैल राक्षस में बदल गए, जिसमें जबरदस्त ताकत थी। और मैंने KFC से खाना मंगवाया और एक मुर्गे के सिर वाला इंसान बन गया। मुझे बांग देने और अजीब अजीब डांस करने की काबिलियत मिल गई, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चली। इस सबसे ताकतवर जानवर ही जिंदा रहेगा वाली कयामत में मेरी बड़ी बुरी मौत हुई। लेकिन फिर मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा पुनर्जन्म हुआ था। 28 अगस्त, जानवरों में बदलने वाली कयामत आने से ठीक 3 दिन पहले। मेरी पिछली जिंदगी में 1 सितंबर की शाम 6:07 पर सूरज और चांद दोनों ही खून जैसे लाल हो गए थे। कयामत एक ऐसे खौफनाक नज़ारे के साथ आई थी जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी थी। उस समय मैंने एक ही दिन में 2 बार KFC खाया था। उस याद को सोचकर ही मेरे पेट में अजीब सी हलचल होने लगती है। मुर्गे का सिर बन जाने के बाद मैं उस अफरा तफरी में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाया। लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें बस इतना पता था कि वे उस आखिरी जानवर में बदल गए हैं जिसे उन्होंने खाया था। और अगर किसी ने उस दिन 1 से ज्यादा जानवर खाए थे तो उसे उन सभी जानवरों की अलग अलग खूबियां मिलने का भी मौका मिल सकता था। इस बारे में सोचते ही मेरे दिमाग में अनगिनत आइडिया आने लगे। पैंगोलिन की सुरक्षा कवच, उल्लू की रात में देखने की शक्ति, डॉल्फिन की इको लोकेशन यानी आवाज से रास्ता खोजने की काबिलियत और भेड़िए की तेज इंद्रियां। इस बार मैं जानवरों का राजा बनूंगा। लेकिन मेरा सारा पैसा दादाजी के अस्पताल के बिल चुकाने में खर्च हो चुका था। कबाड़ बेचकर मैंने जैसे तैसे सिर्फ $3000 बचाए थे, जो कि बिल्कुल भी काफी नहीं थे। इसलिए मैंने जितने भी ऑनलाइन लोन मिल सकते थे उन सभी से ज्यादा पैसे उधार ले लिए। उन सभी ऑनलाइन लोन देने वाले ऐप्स के एल्गोरिदम को पता था कि मैं एक गरीब अनाथ लड़का हूं, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता थी कि शायद मैं उनका पैसा वापस नहीं चुका पाऊंगा। मेरी लोन लेने की सीमा सिर्फ $50,000 थी, लेकिन मुझे इसी से काम चलाना था। मैंने अपनी खरीदारी की लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले एक उल्लू तो बहुत ही जरूरी था। उसकी रात में देखने की जबरदस्त शक्ति के अलावा उसकी सुनने की शक्ति भी बेमिसाल थी। इसके बाद 800 वोल्ट वाली एक इलेक्ट्रिक ईल, ये तो मानो साक्षात थॉर ही थी। ताकत के लिए मैंने बुलेट चींटियों का एक पूरा झुंड खरीदने का फैसला किया। फिर सुरक्षा के लिए पैंगोलिन, मगरमच्छ और कछुआ, इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता था। अरे हाँ, मैं तो उस चीज के बारे में बताना भूल ही गया था। टार्डीग्रेड्स को एक ऐसे जीव के तौर पर जाना जाता है जो तब तक नहीं मरता जब तक सूरज फट न जाए। वे ऐसे बेहद मुश्किल माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें उबालो, कुचलो या यहाँ तक कि अंतरिक्ष में फेंक दो, वे फिर भी जिंदा रहते हैं। वे तेज न्यूक्लियर रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। अगर मुझे भी ये काबिलियत मिल जाए तो मैं अजय बन जाऊंगा। ये जानते हुए कि टार्डीग्रेड्स को अल्ट्रावायलेट रोशनी से डर लगता है, मैं तुरंत एक प्लान बनाता हूँ। मैं काई को चारे और उनके पनपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल करूंगा और फिर UV रोशनी से उन्हें खत्म कर दूंगा। जब मैं तैयारी कर रहा था तभी अचानक मेरी नजर एक छिपकली पर पड़ी। इस जीव में खुद को फिर से ठीक करने की काबिलियत है। टार्डीग्रेड्स की अमरता और सैलामेंडर की ठीक होने की काबिलियत को मिला दिया जाए तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसके बाद मैं स्कूल की लैब में गया और वहां से एक माइक्रोस्कोप चुरा लिया। माइक्रोस्कोप के लेंस के नीचे मोटे ताजे टार्डीग्रेड्स बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। करीब 50 थे, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा छोटे थे। मुझे तो सैकड़ों चाहिए थे। मेरे पास समय कम था, इसलिए सबसे पहले मैंने ऑनलाइन एक चींटियां इकट्ठा करने वाले से संपर्क किया। जब मैंने इन बुलेट चींटियों को देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। मैंने तुरंत 50 चींटियों का ऑर्डर दे दिया, जिससे बेचने वाला हैरान रह गया। हर चींटी की कीमत $400 थी। 50 चींटियों के लिए $20,000 देने पड़ते। मैंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मैंने बस एक हाथ के इशारे से पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैंने कुछ मरी हुई चींटियां भी खरीद ली। फिर 2 भृंगों पर मेरी नजर पड़ी। बेचने वाले ने बताया कि ये आयरन क्लैड बीटल हैं जिन्हें अमेरिका से मंगाया गया है। अगर आप उन पर जोर से पैर भी रख दें या उन पर से कार भी गुजार दें तो भी उन्हें कुछ नहीं होता। उनका बाहरी कवच इतना मजबूत होता है कि वे अपने वजन से लगभग 40,000 गुना ज्यादा वजन भी सह सकते हैं। मेरी दिलचस्पी फिर से बढ़ गई। पिछली जिंदगी में जिन लोहे के राक्षसों ने हर चीज पर राज किया था वे जरूर इन्हीं से बने होंगे। उस लालची डीलर ने दोनों के लिए $18,000 मांगे। आखिर में मोल भाव करके मैंने उसे $15,000 में मना लिया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वो किसी ऐसे इंसान को जानता है जो इलेक्ट्रिक ईल बेचता हो।
उसने कुछ लोगों को फ़ोन किया और बताया कि वो एक ईल डीलर को जानता है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने एक ईल के लिए $10,000 और खर्च कर दिए। डीलर को लगा कि उसकी तो लॉटरी लग गई है। वो ये सोचकर हंस रहा था कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दुनिया का अंत नज़दीक आ रहा था। ऐसे समय में पैसा तो बस कागज़ के टुकड़ों जैसा था। अब मुझे बस एक उल्लू की ज़रूरत थी। रात में देखने की काबिलियत के बिना रात का समय मेरे लिए किसी नर्क से कम न होता। इसलिए मैं पागलों की तरह पक्षियों के बाजार में उल्लू की तलाश करने लगा। आखिरकार मुझे वो एक चीज मिल ही गई जो उपलब्ध थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के 3,000 खर्च कर दिए। अब मेरी सारी सामग्री तैयार है। मैं तुरंत इन सख्त चीजों को प्रोसेस करने के काम में जुट गया। विशेषज्ञों के अंदाज के मुताबिक लोगों में जानवरों में बदलने की खासियत उन जानवरों से जुड़ी होती है जिन्हें उन्होंने खाया होता है, क्योंकि बचा हुआ मांस बचे हुए शरीर में ऊर्जा छोड़ता है। जब वो ऊर्जा शरीर में समा जाती है तो इससे बहुत बड़े बदलाव आते हैं। दोबारा जन्म लेने के बाद भी मैं अभी तक जानवरों में बदलने की असली वजह का पता नहीं लगा पाया हूं। आखिरी दिन मैंने सबसे पहले अपने कीमती टार्डिग्रेड्स को देखा। अपना बैलेंस चेक किया। 6,000 बचे थे। मैं एक लोहार की दुकान पर गया और अपने हथियार के तौर पर एक बड़ा हथौड़ा चुना। मैंने मगरमच्छ का कुछ मांस खरीदा। सैलामेंडर को देखते हुए मुझे पता था कि यही मुझे अमरता दिलाएंगे। फिर मुझे मिस रिवेरा का एक मैसेज आया जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या मैंने स्कूल से माइक्रोस्कोप लिया है। लगता है मैंने स्कूल की निगरानी व्यवस्था को कम आंका है, लेकिन मुझे अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैं कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। दादाजी की मौत के बाद पढ़ाई करने का मेरा सारा उत्साह खत्म हो गया था। अपने दोस्तों की चिंता को देखते हुए मैंने आज उन्हें आखिरी बार खाना खिलाने का फैसला किया। मिस रिवेरा बहुत ज्यादा परेशान थी। वो मुझे फोन करके मेरी हालत के बारे में पूछती है। उसकी आवाज सुनकर मेरे मन में मिलीजुली भावनाएं उमड़ती हैं। अपने पिछले जन्म में इस कोमल सुंदर टीचर ने अपने छात्रों को बचाने के लिए अपने शरीर को ढाल बना लिया था। उसका अंत बहुत दुखद हुआ था। उस समय उसने सूअर का मांस खा लिया था और उसका चेहरा सूअर जैसा हो गया था। यह सोचकर मैं उस पर चिल्लाता हूं, सूअर का मांस बिल्कुल मत खाना, यही सबसे बड़ी मदद होगी जो तुम मेरी कर सकती हो। वो थोड़ी हैरान परेशान लगती है। मैं उसे समझाता हूं कि आजकल स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू फैला हुआ है। उसे चेतावनी देने के बाद मैं अपनी सामग्री पकाना शुरू करता हूं। मैं चींटियों को उबालता हूं और उन्हें चॉकलेट में मिला देता हूं। सख्त भृंगों को मैं अवन में तब तक रखता हूं जब तक वे कुरकुरे न हो जाए। मैं इन सभी अजीबोगरीब चीजों को मिलाकर एक ठीक-ठाक खाने जैसा कुछ बना लेता हूं, लेकिन मुझे इसे खाने की कोई जल्दी नहीं है। इसके बजाय मैं एक रेस्टोरेंट जाता हूं और भुने हुए खरगोश के सिर की 7 प्लेटें ऑर्डर करता हूं। खरगोश की फुर्ती और रात में देखने की क्षमता मिलने से मेरे दोस्तों के बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मेरे सभी सहपाठी मेरे पढ़ाई छोड़ने के फैसले पर चिंता जाहिर करते हैं। मिस रिवेरा कुछ ज्यादा ही उदास लगती हैं, लेकिन मेरे जोर देने पर वे मुझे मनाने की कोशिश करना छोड़ देते हैं और साथ मिलकर आखिरी बार खाना खाने बैठ जाते हैं। मेरे पिछले जन्म में हम में से ज्यादातर लोग मारे गए थे। एक तरह से ये सचमुच हमारी आखिरी विदाई है। ठीक है दोस्तों, अब खाना शुरू करो, इसे इतना उदासी भरा मत बनाओ। मेरे कहने पर सभी लोग खरगोश खाते हैं। आखिर में मैं उन्हें मीठे के तौर पर चींटियों वाली चॉकलेट देता हूं। अब मेरे दोस्त अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। जब सिर्फ 2 घंटे बचे होते हैं तो मेरे खाने का समय हो जाता है। चलो अब इसे करते हैं। शरीर को फिर से ठीक करने की क्षमता पाने के लिए मैं ये सब खा जाऊंगा, चाहे ये कितना भी घिनौना क्यों ना हो। इस जी मिचला देने वाले खाने को जबरदस्ती निगलने के बाद मैं पूरी तरह से थककर चूर हो जाता हूं। बदलाव होने में अभी 1 घंटा बाकी है, लेकिन मेरे पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। मेरे पिछले जन्म में दोपहर 3 बजे के बाद सभी को दर्द महसूस होने लगता था, लेकिन अभी जो हो रहा है वो आपदा नहीं है, ये तो फूड पॉइजनिंग है। अपनी सारी प्लानिंग के बावजूद मैं इस बात का ध्यान रखना भूल गया था। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और हिम्मत बनाए रखूं और शरीर को फिर से ठीक करने की क्षमता पालूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे जैसे ये तकलीफ भरा समय धीरे धीरे बीतता है, सूरज का रंग खून जैसा लाल हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसा मेरे पिछले जन्म में हुआ था। वो आपदा आ चुकी है। दर्द ठीक तय समय पर शुरू हो जाता है। मेरी चीखों के बीच मेरे शरीर के हर हिस्से में ऐसे बदलाव होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। जब मैं बेहोशी से जागता हूं तो दर्द चला गया होता है, लेकिन मेरे शरीर का हर सेल टूट रहा होता है और फिर से बन रहा होता है। मेरी पीठ में जोरदार ऐंठन होती है और वो जोर से हिलती है। मेरे हाथों और पैरों की नसें फूल जाती हैं। मेरी 5 इंद्रियां धीरे धीरे धुंध में खो जाती हैं। मुझे दादाजी का चेहरा भी दिखाई देता है।
क्या सचमुच दोबारा जन्म लेने के बाद मैं शुरुआती लाइन पर ही मरने वाला हूं? इस बीच दुनिया में जबरदस्त बदलाव हो रहे हैं। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि वे राक्षस बन गए हैं। दुनिया में अफरा तफरी मच गई है। मिस रिवेरा जब जागती हैं तो देखती हैं कि उनका चेहरा खरगोश की रोएदार खाल से ढका हुआ है। जमीन के नीचे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई देती है, जिससे धरती कांप उठती है। फिर एक जबरदस्त धमाका होता है। कमरा तेजी से धुएं से भर जाता है, जिससे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम चालू हो जाता है। पानी बारिश की तरह नीचे गिरने लगता है। मेरा रूप ज्यादा नहीं बदला है, लेकिन जब पानी मेरी मांसपेशियों पर पड़ता है तो वे कवच की तरह सख्त हो जाती हैं। मेरे चेहरे पर मछली के पंख कभी दिखाई देते हैं तो कभी गायब हो जाते हैं। टार्डीग्रेड की अमरता ने मुझे मौत से बचा लिया। इस समय मेरी देखने और सुनने की क्षमता बहुत ज्यादा तेज है। जबरदस्त भूख लगने पर मैं अपने बिस्तर के पास रखे सारे स्नैक्स चट कर जाता हूं। मेरा शरीर पूरी तरह से थका हुआ महसूस होता है, फिर भी मेरा कमजोर शरीर टाइटेनियम के दरवाजे के फ्रेम को कागज की तरह फाड़ सकता है। बुलेट चींटी की ताकत अविश्वसनीय है। अब मैं इलेक्ट्रिक ईल की क्षमता को आजमाने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कोई करंट नहीं दौड़ता। ठीक उसी समय बाहर गलियारे में आग भड़क उठती है। आग बहुत गंभीर है। ये पहले ही फ्लैश ओवर की स्थिति तक पहुंच चुकी है। मैं बाहर देखने के लिए दरवाजा खोलता हूं। वहां आग का एक दरिया फैला हुआ है। हवा बहुत गर्म है। मैं 16वीं मंजिल से कूदने के बारे में सोच रहा हूं। मैं स्काईलाइट को तोड़कर बाहर निकलता हूं और अचानक अपने शरीर की मांसपेशियों की गड़गड़ाहट सुनता हूं। अब जुआ खेलने का समय आ गया है। मैं नीचे छलांग लगा देता हूं। ठीक उसी अहम मौके पर मेरी पीठ से ब्लेड जैसे पंख निकल आते हैं। मैं एक विशाल पक्षी की तरह हवा में उड़ने लगता हूं। क्या बात है, ये तो कमाल का है। इस जिंदगी में आसमान और जमीन दोनों ही मेरे हैं। मुझे उतरने के लिए एक खुली जगह मिल जाती है और मैं जमीन पर हालात का जायजा लेता हूं। मेरे इस जबरदस्त रूप को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। एक चलता फिरता मैक्का, क्या वो भी बदल गया है? इतना शानदार क्यों दिख रहा है? उसकी तुलना में मेरे पंख तो बस मुर्गी के पंखों जैसे लगते हैं। ये सुनकर मैं अपने पंख समेट लेता हूं। उड़ने में लगी जबरदस्त ताकत की वजह से मैं सांस लेने के लिए हांफने लगता हूं। मुझे जल्दी से अपनी एनर्जी वापस लानी है। इस बीच शहर के दूसरी तरफ ताकतवर जानवर इंसान कमजोरों का कत्लेआम कर रहे हैं। म्यूटेंट जानवर अकेले घूम रहे आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। मैं अपना भारी हथौड़ा लेकर एक सुपरमार्केट की तरफ बढ़ता हूं। मेरे सामने खड़ा सुअर जैसे चेहरे वाला भारी भरकम आदमी मुझे दुश्मन जैसा लग रहा है। बाहर हर तरफ अफरा तफरी मची है। तुम एक आम इंसान जैसे क्यों दिख रहे हो? मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं बस उसके हाथों से भुनी हुई बतख छीनता हूं और उसे पागलों की तरह खाने लगता हूं। ये देखकर सुअर जैसे चेहरे वाला आदमी गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्या तुम्हें मरने का शौक है जो मेरा खाना चुरा रहे हो? मैं उसके गेंद जैसे गोल पेट पर जोरदार लात मारता हूं। उस जबरदस्त ताकत से वो हवा में कई फीट दूर उड़ जाता है। इतनी जोर से लगने के बाद भी उसे अपनी औकात समझ नहीं आती। वो जान से मारने की धमकियां देता हुआ चिल्लाता रहता है। उसके जानलेवा इरादों को भांपकर मेरे शरीर की ताकत अचानक कई गुना बढ़ जाती है। मेरे सिर से भृंग जैसे सींग निकल आते हैं। तभी सुअर जैसे चेहरे वाला वो आदमी भीख मांगने लगता है, ये समझकर कि मैं एक बेहद शक्तिशाली राक्षस हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। कृपया घबराइए मत, ये तो बस जरूरी जानकारी इकट्ठा करने का काम है। मैं एक ही हथौड़े के वार से उसे खत्म कर देता हूँ। फिर मैं उसके पेट से एक जानवर का मूल निकालता हूँ। ऊर्जा की शुद्धता कम लग रही है। मैं बिना किसी झिझक के उसे निगल लेता हूँ। इस प्रलय में सबसे योग्य ही जीवित रहता है। सुअर जैसे चेहरे वाले से निपटने के बाद मैं सुपरमार्केट में जी भरकर खाता पीता हूँ। जाने से पहले मैं कुछ खाना पैक कर लेता हूँ। अभी मेरे लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए। 30% शक्ति बनाए रखना ही काफी है। मुझे एक घड़ी की दुकान तोड़ते देख लोग लूटपाट शुरू कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस प्रलय में सोने की कीमत जल्द ही कंप्रेस्ड बिस्कुट से भी कम हो जाएगी। 1 महीने के भीतर इनमें से आधे लोग भूख, आपसी लड़ाई या किसी और के खाने का सामान बनकर मर जाएंगे। तभी मुझे सुश्री रिवेरा का संदेश मिलता है। वो मेरे बारे में बहुत चिंतित है। सर्वनाश के बाद चिड़ियाघर के जानवर बेहद हिंसक हो गए हैं। मैं दूर से उन्हें देख रहा था, हमला करने के लिए तैयार। यहाँ के जानवरों के मूल तत्व सड़कों पर पाए जाने वाले जानवरों से कहीं ज्यादा समृद्ध हैं। टाइटन बाघ आपदा के 5वें दिन प्रकट हुआ। उसने सब कुछ तबाह कर दिया, बेतहाशा शिकार किया। इंसानों में जरा भी प्रतिरोध नहीं था। यहाँ तक कि बंदूकें भी उन्हें रोक नहीं पाई। सिर्फ 2 महीनों में 30 फीट ऊंचे जानवर शहर में घूम रहे थे। इस बार मैं उन्हें जागने से पहले ही उनके जन्म के समय ही मार डालूंगा। जंगल में अचानक मुझे एक बूढ़ा आदमी मदद के लिए पुकारता सुनाई देता है। पहले मुझे जवाब दो, क्या जानवर रूपांतरित होकर भाग निकले? बाघ अभी भी अंदर है।
ये सुनकर मैं अपने लक्ष्य पर निशाना साधता हूँ और जालीदार बाड़ को चीरता हुआ निकल जाता हूँ। एक रूपांतरित भेड़िया मुझ पर हमला करता है। मैं उसे एक ही हथौड़े के वार से आसानी से उड़ा देता हूँ। एक नुकीले दांतों वाला बंदर पीछे से हमला करता है, मुझे घूंसा मारता है, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छुपकर हमला करने की? मैं उसे जमीन पर पटक देता हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ चिड़ियाघर रूपांतरित बंदरों से भरा हुआ है। बस बेकार के दुश्मन। मैं उन्हें एक एक करके हथौड़े से गिराता हूँ। कुछ और बेवकूफी से आगे बढ़ते हैं, कोई भी एक बार झेल नहीं पाता। जल्द ही मैंने कई बीस्ट कोर इकट्ठा कर लिए। गुणवत्ता अच्छी है और शक्ति मेरे लिए उपयुक्त है। उन्हें आत्मसात करने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी ऊर्जा उमड़ती है। क्या ये किसी कहानी की शुरुआत है? इसलिए मैं पूरी ताकत से इसका विरोध करने की कोशिश करता हूँ। पूछ होना तो निश्चित रूप से एक कमजोरी होगी। पसीना बहाते हुए मैं आखिरकार इसे दबा लेता हूँ। इस समय मेरे शरीर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। मेरी मानसिक शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। आग से आग बुझाना, शायद दिमाग खाने से मेरा नियंत्रण बेहतर हो सकता है। जब मैं सोच रहा था तभी मैंने एक सफेद बाघ और एक विशाल हनी बैजर को लड़ते हुए देखा। उन जानवरों के मूल को निगलने के बाद मैंने अपना पूरा रूप प्राप्त कर लिया है। बिजली से तरबतर होकर मैं हनी बैजर को लात मारकर दूर फेंक देता हूँ। मुझे लगी खरोंचें तुरंत ठीक हो जाती हैं। बढ़िया। एक और लात से वो पूरी तरह से अपाहिज हो जाता है। फिर मैं चिड़ियाघर में बारबेक्यू शुरू करता हूँ। जैसा कि उम्मीद थी, मांस की गंध भेड़ियों के एक झुंड को आकर्षित करती है। भेड़िए बेतहाशा मुझ पर हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही वे मुझे छूते हैं उन्हें बिजली का झटका लगता है। खाते समय मेरी एक पूंछ निकल आई है, लेकिन ये कोई बोझ नहीं है। जब तुम आ ही गए हो तो जाने के बारे में मत सोचो। वार्म अप खत्म। मैं भेड़ियों के झुंड पर हमला करता हूँ। ये खूंखार भेड़िए मेरे सामने एक कदम भी नहीं टिक सकते। चलो, मैं इंसानी चमड़ी की रक्षा क्षमता की सीमा को परख लेता हूँ। तेज दर्द से बचाव की एक प्रतिक्रिया होती है। मेरा शरीर उच्च वोल्टेज का करंट छोड़ता है। पल भर में दो भूरे भेड़िए बिजली के झटके से मर जाते हैं, बाहर से कुरकुरे और अंदर से नरम। अपनी इस वर्तमान स्थिति में मैं साधारण उत्परिवर्ती जानवरों से नहीं डरता हूँ। मैंने कई जानवरों के मूल भी प्राप्त कर लिए हैं। अगर मैं अपने अंतिम रूप में पहुंच जाऊं तो ये लोग मेरी त्वचा पर खरोंच तक नहीं लगा पाएंगे। मैं अपने संदेश देखता हूं। मेरे सभी दोस्त मुझे धन्यवाद देते हैं। अच्छा हुआ कि तुमने हमें दावत दी। सुश्री रिवेरा मुझे बताती है कि बाहर पूरी तरह से अराजकता है। भोजन का भंडार करो, छिप जाओ और बचाव का इंतजार करो। केवल मैं ही जानता हूँ कि ये विचार कितना भोला है। प्रलय का पहला नियम है कि कोई नियम नहीं है। बंदर का दिमाग खाने के बाद मेरा नियंत्रण वास्तव में बेहतर हो गया है। मैं अपने शरीर की स्थिति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूँ। अब जबकि मेरे पास एक ढांचा है तो अगला कदम कमजोरियों को ठीक करना है। समय देखकर मैं जंगल में और अंदर चला जाता हूँ। अपने दोस्त का मदद मांगने वाला संदेश देखकर मैंने उन्हें रास्ता दिखाने का फैसला किया। ताकत हासिल करने का एकमात्र रास्ता नरसंहार है। ये भ्रष्टाचार की शुरुआत भी है। ये सुनकर मेरा दोस्त जोखिम उठाने का फैसला करता है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि म्यूटेंट जानवरों को खाने से सचमुच ताकत मिलती है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। जिंदा रहने के लिए वे आखिरकार शिकार करना शुरू कर देते हैं। जंगल में अचानक मुझे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक विशालकाय मक्खी एक गैंडे का खून चूस रही है। इस चीज की रिसर्च वैल्यू शायद किसी बीस्ट कोर से भी ज्यादा हो। पलक झपकते ही वो पूरे गैंडे का खून चूस लेती है। इस जीव में आकार बढ़ाने की क्षमता के साथ साथ सब कुछ देख सकने वाली मिश्रित आंखें भी हैं। इसे संभालना मुश्किल होगा। इसे मारने का मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है। मैं जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी पीली गर्दन बाहर निकाल देता हूँ। ये जीवन ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील है। जल्द ही वो घिनौना जीव मेरी तरफ खिंचा चला आता है। ठीक उसी समय मैं अचानक अपनी आंखें खोलता हूँ और उसकी हर हरकत पर नजर रखता हूँ। अचानक मैं उसके पतले पतले काले पैर पकड़ लेता हूँ। फिर मैं उसे जमीन पर पटक देता हूँ और बेलों से बांध देता हूँ। तुमने तो गैंडे का खून भी चूस लिया। मैं जल्दी से इसे उस सफेद बाघ के पास ले जाता हूँ जिसे मैंने पहले मारा था। उसका खून का प्यासा पेट लगातार बड़ा होता देख मैं उत्साहित हो जाता हूँ। जब वो पूरी तरह भर जाता है तो मैं उसके फूले हुए शरीर को पलट देता हूँ। मैं धीरे धीरे उसकी आंखों पर हाथ फेरता हूँ जबकि मेरे हाथ में बिजली का करंट दौड़ रहा होता है। जब फसल पक जाती है तो उसे काटने का समय आ जाता है। मुझे दोष मत देना, ये प्रलय का नियम है। अपनी पूरी ताकत से मैं उस हॉर्स फ्लाई का सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। जैसा मैंने चाहा था, मुझे एक उच्च गुणवत्ता वाला बीस्ट कोर मिल जाता है। उसे निगलने के बाद मेरी पूंछ पर एक कठोर और जहरीला डंक निकल आता है। मुझे उस हॉर्स फ्लाई से खून चूसने की क्षमता विरासत में मिल गई है। यह एहसास सचमुच अद्भुत है। अब मुझे खून पीने के लिए अपना मुंह गंदा करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे पूरी ऊर्जा मिल जाती है। ये बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे यहाँ की हर चीज को पूरी तरह से साफ करना है। अब मेरे दोस्त मुझे देख लेते हैं और लगातार आपस में बातें करते हैं। कितना विशाल पक्षी है, काश हमारे पास भी पंख होते। कुछ देर बाद वे चिड़ियाघर पहुंचते हैं। उन्हें हर जगह बंदरों की लाशें बिखरी हुई मिलती हैं। उनके दिमाग निकाल लिए गए हैं और सारा खून चूस लिया गया है। ये जरूर किसी टीम का काम होगा। उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि बाघ का खून भी पूरी तरह से चूस लिया गया है। क्या ये कोई पिशाच वैम्पायर हो सकता है? हवा में उड़ते हुए मुझे जोर से छींक आती है। अभी अभी मैंने चिड़ियाघर से एक पैंडा का बच्चा उठाया था। मैं उसे एक बीस्ट कोर खिलाने की कोशिश करता हूँ। हैरानी की बात यह है कि उसके शरीर पर जो पहले बिल्कुल नंगा था तुरंत ही काले और सफेद रंग के रोए या फर उगाते हैं। मैं सोचे बिना नहीं रह पाता कि इसने बाघ का बीस्ट कोर सोखा है, लेकिन इसमें पक्षी या बिल्ली जाति के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या पैंडा का जीन क्रम यानी जीन सीक्वेंस ज्यादा प्रभावी है? खैर जो भी
मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे काफी हद तक हैरान करोगे, वरना तुम्हारा हश्र उस हॉर्स फ्लाई से भी बुरा होगा। पहले तुम्हें खूब खिला पिलाकर मोटा करूंगा और फिर तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगा। मैं उसे अपनी पीठ पर लाद कर दूर क्षितिज की ओर उड़ चला। इसके बाद मुझे सुबह होने से पहले प्रांतीय राजधानी के चिड़ियाघर को भी पूरी तरह से साफ करना है। अपने दोस्त का संदेश देखकर, जिसमें उसने एक म्यूटेंट कुत्ते को मारने की बात लिखी थी, मुझे राहत महसूस होती है और मैं मुस्कुरा देता हूँ। अपनी तेज रफ्तार उड़ान की मदद से मैं कुछ ही मिनटों में राजधानी के चिड़ियाघर पहुंच जाता हूँ। वहां जानवरों के बाड़े पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। जमीन पर मौजूद वो विशाल भालू किसी के काबू में नहीं आ रहा है। सैनिक उस विशाल बाघ को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये बहुत अच्छी खबर है। ये विशाल भालू लगातार और बड़ा होता जाएगा। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये किसी टाइटन बाघ से भी ज्यादा खतरनाक और मुसीबत खड़ा करने वाला बन जाएगा। ये भालू उत्पात मचाता है और अपने आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ देता है। सैनिक बेबस है। ये देखकर मैं निडर होकर उस विशालकाय भालू के सिर के ऊपर चक्कर लगाता हूँ। तभी एक शक्तिशाली बिजली का झटका उसे बेध देता है। अभी काम खत्म नहीं हुआ। मैं उस विशालकाय भालू को पकड़कर ऊपर उड़ता हूँ और फिर उसे जोर से नीचे पटक देता हूँ। जब धूल बैठती है तो विशालकाय भालू की जान निकल चुकी होती है। मुझे एक उच्च गुणवत्ता वाला काला राक्षस कोर मिल जाता है। काम खत्म करने के बाद मैं पीछे मुड़े बिना उड़ जाता हूँ। पैंडा मेरे 3 कोर खा चुका है और अभी भी पैंडा जैसा ही दिखता है। मुझे तुरंत ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ धोखा हुआ हो और ये जीव तभी चल सकता है जब मैं इसे उठाकर ले जाऊं। मेरे दोस्त भी धीरे धीरे नाम कमा रहे हैं। एक विशालकाय सांप का कोर पाकर वे बहुत खुश हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि वे बदसूरत राक्षसों में बदल गए हैं। समय बर्बाद किए बिना मैं तुरंत एक्वेरियम की ओर चल पड़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि जहाँ जमीन नर्क है वहीं समुद्र एक प्रजनन स्थल है। यहाँ जीवन रक्षा का दबाव राक्षसों को नहीं बल्कि असली शिकारियों को जन्म देगा। शीशे के पास बैठी बड़ी मछली एक्वेरियम के मजबूत शीशे को तोड़ने ही वाली है, लेकिन मुझे उस पर हमला करने की कोई जल्दी नहीं है। इसके बजाय मैं फ्रीजर रूम में जाता हूँ। पेंगुइन बुरी तरह घायल होकर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। अंदर जाकर मुझे पता चलता है कि अपराधी एक उत्परिवर्तित समुद्री शेर है। मैं तुरंत अपने पशु रूप को एक्टिव करता हूं और उससे भिड़ जाता हूं। रेत की बोरियों के आकार के मुक्के उसके चेहरे पर पड़ते हैं। फिर मेरे पंजे उसकी त्वचा में गहरे धंस जाते हैं। हाई वोल्टेज करंट उसे तुरंत मार देता है। अंत में मैं अपनी पूंछ अंदर डालता हूं और उसका खून चूसना शुरू कर देता हूं। एक और को भागने की कोशिश देखकर मैं उसके पीछे उड़ता हूं। आखिरकार मैं उसे पकड़ लेता हूं और उसका पशु कोर निकाल लेता हूं। घटिया गुणवत्ता वाले कोर मैं पैंडा को इनाम के तौर पर दे देता हूं। उसका पेट तेजी से फूल जाता है, लेकिन उसके रूप में कोई बदलाव नहीं आता। गुस्से में आकर मैं उसे फेंक देता हूं। सच में मुझे लगता है कि एक कछुआ पालना तुमसे ज्यादा उपयोगी होगा। मैं जाने के लिए मुड़ता हूं, लेकिन पैंडा मेरा पीछा करता है और मेरे पैर को कसकर पकड़ लेता है। सैनिक जंगल की जांच शुरू करते हैं। उन्हें पता चलता है कि सभी विशालकाय जानवर बुरी तरह मरे हैं और घाव बंदूकों से नहीं लगते। ऐसी चमड़ी जो बंदूकें भी नहीं बेच सकती, उसे भी बेच दिया गया। क्या ये वही पंखों वाला जीव है जिसका जिक्र रिपोर्ट में हुआ है? भले ही उसमें मगरमच्छ जैसी ताकत हो, विकास में समय लगता है। ये दक्षता अविश्वसनीय है। और वो सिर्फ पेट ही क्यों काटता है? डॉक्टर चैन की रिपोर्ट में भी पेट से ही सैंपल लेने को प्राथमिकता दी गई है। मकसद की ये मजबूत भावना शिकार की नहीं बल्कि चीखने की लगती है। ये सोचते हुए सैनिक भी चीर फाड़ करने के लिए एक म्यूटेंट बैल को पकड़ लेते हैं। जब वे उसका पेट खोलते हैं तो उन्हें सचमुच एक सुनहरा बीस्ट कोर मिलता है। लगभग अपनी सहज प्रवृत्ति से ही कैप्टन तुरंत उस कोर को निगल लेता है। फिर उसके पूरे शरीर में एक जबरदस्त ऊर्जा का संचार होता है। कैप्टन को आखिरकार डॉक्टर चैन के धोखे का एहसास हो जाता है। उसने न सिर्फ उन्हें बीस्ट कोर का रहस्य नहीं बताया, बल्कि उन्हें अकेले ही म्यूटेंट जानवरों से निपटने और कोर उसे सौंपने के लिए मजबूर किया। तो प्रलय के बाद इंसान की फितरत इतनी विकृत हो जाती है। ये सोचते हुए कैप्टन अपनी टीम को लेकर सबसे पहले एक्वेरियम के बीस्ट कोर हासिल करने का फैसला करता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं तो पहले ही एक्वेरियम में जानवरों का सफाया करके अपनी किस्मत चमका चुका हूँ। आखिरकार पांडा को उठाकर मैं रिसर्च रूम में पहुंचता हूं और उस प्यारी जेलीफिश को थोड़ी इलेक्ट्रोथेरेपी देता हूं। सब कुछ लूटने के बाद मैं निकलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तभी मुझे बाहर सैनिकों की आवाज सुनाई देती है। नीचे देखने पर मुझे पता चलता है कि वे अंदर घुसने ही वाले हैं, लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है क्योंकि अभी भी 2 जगहों पर रेड करनी बाकी है। एक है डॉल्फिन वाला इलाका, दूसरी जगह है मेन टैंक की मछलियां। मुझे सुबह होने से पहले इस जगह को पूरी तरह से खाली करना होगा। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि सारी डॉल्फिन म्यूटेट होकर ऐसी कठपुतलियां बन गई हैं जो बस एक दूसरे को मार रही हैं। फिर मैं उन्हें शांति से मरने देता हूं। मैं तुरंत अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता हूं और पानी में छलांग लगा देता हूं। एक जोरदार धमाके के बाद वहां का नजारा काफी खौफनाक हो जाता है। कुछ ही देर में मैं सारी डॉल्फिन को मार डालता हूं। नीले रंग के बीस्ट कोर एकदम साफ और खूबसूरत है। सच में उन्हें देखकर मुंह में पानी आ जाता है। जब मैं उन्हें अपने अंदर सोखता हूं तो मेरी देखने समझने की शक्ति तेजी से बढ़ जाती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं किसी शांत समुद्र में हूं। उस बेवकूफ पांडा की हैरान आंखों के सामने मेरे शरीर में जबरदस्त बदलाव आते हैं। मेरी 5 तेज इंद्रियों की मदद से मैं दूर से ही सैनिकों के कदमों की आहट सुन लेता हूं, लेकिन मैं तुरंत वहां से निकलकर मेन टैंक की तरफ बढ़ जाता हूं। सेना के कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे मुझे जल्द ही ढूंढ लेंगे। मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। जैसा मैंने सोचा था, सेना जल्द ही मेरा रास्ता रोक लेती है। बेमन से मैं पांडा के साथ धीरे धीरे बाहर निकलता हूँ। प्लीज गोली मत चलाना दोस्तों, मैं तुम लोगों में से ही एक अच्छा इंसान हूँ।
कैप्टन को मुझ पर शक होता है। क्या तुमने उन म्यूटेंट जानवरों को चीर फाड़ करके देखा है? मैं तुरंत इससे इनकार कर देता हूँ। मैंने नहीं किया, ये सब इस पांडा ने किया है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी घबराहट ने तुम्हें बेनकाब कर दिया है। सच सच बताओ, क्या तुम्हें उन कोर के बारे में पता है जो जानवरों के शरीर के अंदर होते हैं और जिन्हें खाने से इंसान म्यूटेट होकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है? इसीलिए तुमने खास तौर पर उनके पेट चीरे थे। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ अपना बैग खोलता हूँ। क्या ये कोर तो खाने की चीज है? मैंने तो ऐसे 100-200 कोर जमा कर लिए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि अब मैं अजेय बन गया हूँ? इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, मुझ पर गोलियों की बौछार होने लगती है, लेकिन वो मेरी चमड़ी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। मेरी तरफ तेजी से आता हुआ तार भी आसानी से टूट जाता है। मैं जमीन से एक गोली उठाता हूँ और उसे उनकी तरफ जोर से फेंक देता हूँ। उस गोली की रफ्तार और ताकत किसी बंदूक से निकली गोली से कम नहीं होती। वो अक्खड़ कैप्टन वहीं मौके पर ही ढेर हो जाता है। फिर कुछ घूंसे और लाते मारकर मैं बाकी सैनिकों को भी जमीन पर गिरा देता हूँ। अब मुझे बताओ, तुमने वो 1000 से ज्यादा बीस्ट कोर कहाँ छिपाए हैं? सुअर जैसे चेहरे वाला आदमी अपने साथी का हश्र देखकर डर जाता है और उसकी जबान बंद हो जाती है। जब उसे एहसास होता है कि कैप्टन ने सारे कोर जमा कर लिए हैं, तो वो तुरंत गुस्सा होने का नाटक करता है। वो कहता है कि वो मुझे वहां ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है। मेरे पास एक नया प्लान है। मैं तुरंत उस सुअर जैसे चेहरे वाले आदमी से उसके साथियों की लाशें चीरने को कहता हूँ। जब वो अपने साथियों के अंदर भी बीस्ट कोर देखता है तो वो सन्न रह जाता है। फिर उसे दहशत महसूस होती है। हे भगवान, क्या ये दुनिया नर्क है? बचे हुए समय में मैं मुख्य टैंक में जमकर तबाही मचाता हूँ। विशालकाय ग्रेट व्हाइट शार्क को मैं आसानी से इधर उधर फेंक देता हूँ। सैनिकों से उनके हथियार छीनने के बाद लड़ाई और भी आसान हो जाती है। बचे हुए 2 सैनिक कहते हैं कि वो सरेंडर कर रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था, वे सच में और मदद लेने चले गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये भी मेरे प्लान का ही एक हिस्सा है। चारा डाल दिया गया है, बस बड़ी मछली का इंतजार है। अब हमें बस अपनी ताकत और वजन बढ़ाने की जरूरत है। 100 से ज्यादा बीस्ट कोर निगलने के बाद मेरा पूरा रूप एक खौफनाक दानव राजा जैसा हो गया है। लेकिन मैं अपनी चौकसी कम नहीं कर रहा हूँ। मैं मुख्य टैंक को पूरी तरह से खाली करने की तैयारी कर रहा हूँ। वो विशालकाय म्यूटेट हुई शार्क सीधे मुझ पर हमला करती है। मेरे हाई वोल्टेज का स्वागत करो। अब जब मैं मुक्का मारता हूँ तो उसकी चमड़ी कितनी भी मोटी क्यों न हो, वो छेद हो जाती है। फिर खून पीने का मजा आता है। जल्द ही मैंने मुख्य टैंक को पूरी तरह से साफ कर दिया। अब मैंने बीस्ट कोर का एक बहुत बड़ा ढेर जमा कर लिया है। धत तेरी की, सिर्फ मैं ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये पांडा कुछ नहीं करता। अब तक तो एक सुअर भी कटने के लिए तैयार हो गया होता। अगर आज तुमने कोई तरक्की नहीं दिखाई तो मैं तुम्हें पका कर खा जाऊंगा। फिर मैं उसे शहर की एक ऊंची इमारत की छत पर ले जाता हूँ। यहीं रहना, इधर उधर मत भटकना, वरना रात का खाना तुम बनोगे। मैं सीधे मिलिट्री बेस के सैनिकों पर हमला करता हूँ। एक बदले हुए इंसान को देखकर बैल जैसे सिर वाला सैनिक तुरंत अलार्म बजा देता है और मुझे घेर लेता है। दोस्त, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ऐसे मुश्किल समय में हमारा ही कोई अपना जो उड़ सकता हो वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। हमारे पास गोलियां और इलाका तो बहुत है, हमें बस तुम्हारे जैसे काबिल लोगों की जरूरत है। फिर कुत्ते जैसे सिर वाला कैप्टन मेरे साथ खुलने मिलने की कोशिश करता है। तुम्हारा नाम क्या है नौजवान? कैप्टन का अजीब बर्ताव कई सैनिकों को चौकन्ना कर देता है। वे ये भी देखते हैं कि जितने भी जानवर वापस लाए गए थे उन सभी को चीर कर खोला गया था। जरूर कोई गंदा राज छिपा है। कुत्ते जैसे सिर वाला आदमी मुझे रिसर्च सेंटर ले जाता है, ये कहते हुए कि उन्हें मुझ में वायरस की जांच करनी है। डॉक्टर चेन की आंखें चमक उठती हैं। बढ़िया चीज मिली है। मेरा मतलब है बढ़िया नौजवान। तुमने वो पंख कैसे निकाले? क्या तुमने रूप बदलने के बाद किसी म्यूटेंट जानवर का मांस खाया है? हमारी रिसर्च में पता चला है कि कच्चा मांस खाने से तुम थोड़े और मजबूत हो सकते हो। वो मुझे कोई अनजान वैक्सीन लगाने की तैयारी करता है, लेकिन डॉक्टर चेन को तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मेरी चमड़ी बहुत ज्यादा सख्त है, एक छोटी सी सुई भी इसे भेद नहीं सकती। उसके हैरान होने का फायदा उठाकर मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। प्रोफेसर, इस तरह के काम में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसे किसी जानवर की तरह ही समझो। मैं उसे जमीन पर पटक देता हूँ और वो वैक्सीन उसके शरीर में ठोक देता हूँ। डॉक्टर चेन चीख उठता है। योजना का पर्दाफाश होते देख भाड़े के सैनिकों का सरदार बिना किसी झिझक के मेरी पीठ पर गोली चलाता है। लेकिन मेरी वर्तमान शारीरिक शक्ति के आगे साधारण गोलियां मेरी त्वचा को खरोंच तक नहीं सकती। सरदार भयभीत हो जाता है। इस बात पर विश्वास न करते हुए वो व्याकुल होकर मुझ पर गोलियां बरसाता है। मैं बिना हिले डुले सिर खड़ा रहता हूँ। चाहे कितनी भी गोलियां चलाऊं, वे मेरी त्वचा को भेद नहीं पाती। यहाँ तक कि पास में बैठे प्रोफेसर को भी छर्रे लग जाते हैं। मैं अपनी मुट्ठी घुमाता हूँ, फिर मेरे पैर शक्ति से भर उठते हैं। एक ही मुक्के से भाड़े के सैनिकों का सरदार हवा में उड़ जाता है। प्रोफेसर की दोनों सहायक मेरे पंख पकड़कर मेरी गति को रोकने की कोशिश करते हैं। सहजता से मैं अपने पंख एक बार फड़फड़ाता हूँ और दोनों को उड़ा देता हूँ। पहले तो मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन है ये लोग पूरी तरह से इंसान नहीं रह गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पिछले जीवन में वे सबसे पहले सत्ता में आए। उन्होंने रूपांतरण के दिन ही पशु कोर की खोज की थी। उन्होंने ये भी पता लगाया कि मनुष्यों में भी ये होते हैं। डॉक्टर चेन जहर को लेकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। वो पास पड़े एक पशु कोर को उठाते हैं, उसे निगलने की इच्छा रखते हैं ताकि देखें कि क्या इससे जहर ठीक हो सकता है। लेकिन मैं उसे ये मौका नहीं दूंगा। मैं उससे कोर छीन लेता हूँ। तुम्हें लगता है तुम इसे निगल पाओगे? भाड़े के सैनिकों का कप्तान भी कांप उठता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना शक्तिशाली होऊंगा। कृपया बात करते हैं, सारे कोर तुम्हारे हो सकते हैं। उसकी बकवास सुनने का मन नहीं करता। मैं उसे एक घूसा मारता हूँ। कप्तान घुटनों पर बैठकर दया की भीख मांगता है। वो तिजोरी खोलता है और जानवरों के कोर का ढेर मुझे देता है।
मैं उसे भूमिगत तिजोरी तक ले जाता हूँ। मुझे पता है तुम्हारे घर में और भी बहुत सारे कोड हैं। चालबाजी मत करो, वरना मैं तुम्हारे सैनिकों को तुम्हारे और डॉक्टर चैन के सारे गंदे कारनामे बता दूंगा। फिर ये तोपें तुम्हारी तरफ तनी होंगी। भाड़े के सैनिक घबराकर पसीना पसीना हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। मेरे बोलने से पहले ही भाड़े के सैनिकों के कप्तान का शरीर फिसलन भरा हो जाता है। वो झुककर एक ईल की तरह जमीन पर रेंगता है और सैनिकों को मुझे मारने के लिए चिल्लाता है। सैनिक मुझ पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन जब धुआं छटता है तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित होता हूँ। इससे कप्तान भयभीत हो जाता है और घबराकर इधर उधर रेंगने लगता है। गोलियां लगातार मेरे पंखों पर लग रही हैं, चिंगारियां निकल रही हैं, लेकिन मैं कप्तान को भागने नहीं दूंगा। हवा में ही एक गोली मैं पकड़ लेता हूँ। मेरी उंगली के एक झटके से गोली कप्तान की पिंडली पर जा लगी। हालांकि मुझ पर लगातार गोलियां बरस रही थीं, फिर भी कुत्ते जैसे सिर वाला कप्तान चिल्लाता रहा कि गोली चलाते रहो, अब समय बर्बाद करना बंद करो। मैं हवा में उछला और भागने की कोशिश कर रहे भाड़े के कप्तान को पकड़ लिया। फिर मैंने सैनिकों को बताया कि उसने और डॉक्टर ने क्या घिनौनी हरकतें की थीं। कुछ सैनिकों को पहले से ही शक था, अब वे गुस्से से आग बबूला हो गए। इसी बीच एक स्नाइपर राइफल मेरी तरफ निशाना साध रही थी। वो सब कुछ देख रहा था और फिर भी नहीं समझ पा रहा था कि ये गोलियां मुझ पर बेअसर हैं। मैंने अपने पंख फड़फड़ाए और तोप के गोले की तरह निकल पड़ा। पलक झपकते ही मैंने स्नाइपर को पकड़ लिया और उसका सिर उड़ा दिया। कोई और कोशिश करना चाहता है? ये सुनकर कोई भी आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इन सैनिकों को भाड़े के कप्तान और डॉक्टर ने धोखा दिया था। सबसे घिनौनी बात यह थी कि प्रोफेसर ने जानबूझकर उन्हें बताया था कि पशु कोर जहरीले होते हैं और उन्हें केंद्रीकृत प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है। सब कुछ समझकर आखिरकार सभी जाग गए और पछताए। केवल भाड़े के कप्तान का चेहरा पीला पड़ गया, ये जानते हुए कि उसका काम तमाम हो गया है। बाद में मैं भूमिगत तिजोरी से सभी जानवरों के कोर निकाल लेता हूँ। फिर मैं उनमें से कुछ कप्तान के शव पर रख देता हूँ। अगले जन्म में अपने भाइयों के साथ कुछ बांटना याद रखना। मैं पूछता हूँ कि क्या किसी को पता है कि कुत्ते का मांद कहाँ है? जो भी खजाने का पता जानता है, ये 14 कोर तुम्हारे हैं। मैं स्वेच्छा से मदद करने वाले सुअर जैसे चेहरे वाले व्यक्ति को उस पहाड़ी विला में ले जाता हूँ जिसका उसने जिक्र किया था। अंदर कदम रखते ही मैं इसे लाशों से भरा पाता हूँ। कोई काटने या पंजे के निशान नहीं है, किसी ने ये किया है। बाथरूम में मैं एक बंदर जैसे आदमी को एक लड़की का यौन उत्पीड़न करते देखता हूँ। मैं सुअर जैसे चेहरे वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या ये बंदर भाड़े के कप्तान का बेटा है? बंदर किसी को देखता है और ताना मारता है। एक पंखों वाला अजीब प्राणी, क्या हीरो बनकर लड़की को बचाना चाहते हो? उसके पीछे पीड़ित लड़की रोती है, मुझे बचाओ। सुअर जैसे चेहरे वाला व्यक्ति आखिरकार उसकी आवाज से पहचान जाता है कि ये कुत्ते के सिर वाले कप्तान का बेटा है। बंदर सुअर जैसे चेहरे वाले व्यक्ति को अपने पिता का चमचा भी पहचान लेता है। जब मैं इससे निपट लूंगा तो तुम दावत में शामिल हो सकते हो। वो आत्मसंतुष्ट हो गया। लगता है मेरा विकास पूरी तरह से हो गया है। तुमने भी मुझे पहचाना नहीं। तुमने अपने पिता के कितने छिपे हुए अंक खा लिए? मैंने सपाट लहजे में पूछा। वो वानर मानव मुझे हल्के में लेता है। सिर्फ 27। अगर मैंने वे सैकड़ों खाए होते तो मैं यकीनन अजय होता। मैं हल्की सी मुस्कुराहट देता हूँ। तो तुम्हें वो मौका नहीं मिलेगा। वानर मानव को अपने पास से कुछ गुजरता हुआ महसूस होता है। देर से होने वाले दर्द के मारे वो चीख उठता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि अब उस वानर में लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची है। मैं चाकू जमीन पर फेंक देता हूँ। ये चाकू अब तुम्हारा है, इसके साथ जो चाहो करो। खून के छींटे उड़ते हैं। वानर मानव की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर मैं अंदर का दरवाजा लात मारकर तोड़ देता हूँ। उस 2 सिर वाले कप्तान के रिश्तेदार गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। किस जंगली कुत्ते की हिम्मत हुई हमारा दरवाजा लात मारने की? तुम्हें पता है ये किसका इलाका है? बेवकूफ गवार। बिना कुछ कहे वे बौखलाकर मुझ पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन गोलियां मुझ पर ऐसे टकराती हैं जैसे किसी स्टील की चादर से टकरा रही हूं। हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। जैसा बाप वैसा बेटा। इन्हें मारने में अब हिचक नहीं होगी। जल्द ही मैं उन सभी को जमीन पर ढेर कर देता हूँ। ये अब तुम्हारे हैं। मैं बाहर से अंदर आती हुई उस लड़की की ओर देखता हूँ। उसकी आंसुओं से भरी आंखें नफरत की आग से जल रही हैं। आखिरकार मैं उनके गोदाम तक पहुंच गया। अंदर अनगिनत जानवरों के कोर थे। इसमें कोई हैरानी नहीं कि मेरे पिछले जीवन में हथियार रखने वालों के पास हमेशा शक्ति होती थी। ये ऑपरेशन एक विशाल हॉल है। मैंने लड़की को याद दिलाया कि उन लोगों के पास भी जानवरों के कोर हैं। उन्हें खोद कर निकालो और निकल जाओ। यही तुम्हारे बचने का एकमात्र मौका है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कोर निगल लिए। आज से मेरी नजरें केवल ताकतवर बनने और कत्लेआम पर टिकी हैं। सुअर जैसे चेहरे वाला वो आदमी ये सब देखता है और कांप उठता है। ये नरभक्षी दुनिया इंसानों को अमानवीय बना देती है। ये सब खत्म करने के बाद मैं पांडा को ढूंढने के लिए वापस भागा, लेकिन छत पर लौटकर देखा तो पांडा गायब था। दीवार पर गहरे पंजे के निशान देखकर मन में अशुभ विचार आने लगे। बच्चों को पालना कितना कष्टदायक है। मैं बर्बाद शहर की ओर उड़ गया, पांडा को ढूंढता हुआ। लगातार उसका नाम पुकारता रहा, कुछ नहीं मिला। खंडहरों में शरण लिए हुए लोग सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ। शोर शक्तिशाली उत्परिवर्ती कुत्तों को आकर्षित करता है। उसके हमले का सामना करते हुए मैं बच नहीं पाया। एक बिजली के झटके ने उसे पल भर में जला दिया। कुछ नहीं मिला। मैं उस पांडा को पुकारता रहता हूँ जिसने अनगिनत गुठलियां खा ली थी। अचानक अंधेरी गुफा में अनगिनत चमकती हरी आंखें दिखाई देती हैं। मेरी तीव्र चेतना को एहसास होता है कि कोई मेरी जासूसी कर रहा है। एक बिजली का झटका पास खड़े एक मेंढक जैसे आदमी को गिरा देता है। मैं इसे अनदेखा करता हूँ और पांडा को खोजता रहता हूँ। स्क्रैप्स वापस